दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है, क्योंकि जो ये हमारा चैनल है जिसका नाम दानिश की ज़ुबानी है, आज इसका 100वां एपिसोड है और कब 100 कहानी पूरी हो गई इसका एक तरीके से हमें पता भी नहीं चला। दरअसल हमारा एक अखबार है जिसका नाम है न्यूज़ कैफ़े और खलील पंवार इसके संपादक हैं। दिल्ली भजनपुरा खजूरी में जो हमारा अखबार है इसका हेड ऑफिस है और वहीं से हम अपना फील्ड का क्राइम रिपोर्टिंग का काम करते हैं। जगह जगह क्राइम होते हैं और वहाँ जाते हैं, उनको कवर करते हैं। उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर जो हमारे संपादक हैं खलील पंवार उनको दी जाती है और फिर वो उसके अंदर डिसाइड करते हैं कि उसको अखबार में इसको कौन से पेज पर छापना है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो हम फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर सारे क्राइम देखते हैं, उनकी जो भी कहानी होती हैं, क्योंकि अब हमारा काम ही क्राइम रिपोर्टिंग से, तो इसमें कोई कॉमेडी तो होगी नहीं। वही लूटपाट, हत्या, रेप और अपहरण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हम स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें कवर करते हैं और अपने बॉस खलील पंवार को सारी चीज़ें दिखाते हैं और फिर वो अखबार में छपती हैं। तो ये सब चल ही रहा था ज़िंदगी में। इसी बीच जितनी भी ये स्टोरी होती हैं और जिसके हम स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं और अपने बॉस खलील पंवार को बताते हैं, और उसके बाद फिर वही कहानी, जैसे हम घर पे आते हैं थके हारे, तो आकर अपने बच्चों को और बीवी को ये कहानी सुनाते हैं कि आज ऐसा हुआ था और किस तरीके से कातिल पकड़े गए और किस तरीके से उन्होंने कितनी होशियारी करी। तो इसी बीच वो भी बड़े शौक से सुनने के आदी हो गए, क्योंकि वो मेरा रोज़ का काम है। और जैसे ये कहानी मैं सुनाता हूँ तो मेरी बेटी है, उसने आइडिया दिया कि पापा आप जिस तरीके से फील्ड में कहानी सुनाते हैं और उसके बाद आप खलील पंवार को सुनाते हैं, बॉस को, और फिर आप आकर हमें भी ये कहानी सुनाते हैं, तो क्यों ना इन कहानियों को ताहिर अंकल की तरह रिकॉर्ड किया जाए। जो शम्स ताहिर खान है क्राइम तक, बहुत आला और बहुत ज़हीन और बहुत ही अच्छे क्राइम स्टोरी वो सुनाते हैं, जिनके हम एक तरीके से मुरीद हैं और हम उनके फ़ैन हैं। और उनका तजर्बा बहुत लंबा है, करीब 25-30 साल का उनका लंबा तजर्बा है और बहुत अच्छे तरीके से वो कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने कहा कि आप भी ताहिर अंकल की तरह कहानी सुनाएं। तो मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम उनकी तरह कहानी सुना पाएँ। उनका अगर 10% भी सुना दे तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन वो जिद करी और उसने फिर एक चैनल बनाया 25 अप्रैल 2025 को और उसके बाद उसने एक कहानी मुझसे रिकॉर्ड करी और मैंने उससे कहा कि इसको डालना मत, क्योंकि इसके अंदर ऐसी वो बात आएगी नहीं। लेकिन वो मानी नहीं और उसने वो कहानी अपलोड कर दी यूट्यूब पर। अब कहानी उसके बाद फिर दूसरी, क्योंकि उस पर व्यू आ गए, फिर तीसरी कहानी। अच्छा, अब क्योंकि मैं पहले से ही 2 जगह की कहानी सुनाता हूँ, सबसे पहले क्राइम स्पॉट पर देखते हैं और उसके बाद खलील पंवार जी को सुनाते हैं, उसके बाद फिर घर पे सुनाता हूँ। अब तीसरी बार मैं फिर ये चैनल पर भी सुनाने लगा उसको। 25 अप्रैल 2025 यानी करीब मेरे ख्याल से 3 महीने मुश्किल से हुए और इस पर आज 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। लेकिन इसमें थोड़ी क्योंकि आज की जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है और कोई भी कहानी इसको रिकॉर्ड करने के लिए पूरी कहानी को याद करना, जहाँ से भी आपने कहानी ली है उसमें डेट, जो वहाँ का थाना है और जो अपराधियों के नाम है, जो गाँव है, शहर है, जो भी है और जो स्टेट है, इन सबको याद करना और फिर उसको वन शॉट में सुनाना, तो इसमें करीब आधा दिन बड़े आराम से लगता है और जो बाकी के काम है वो छूटते हैं। कई बार जो बॉस है खलील पंवार, वो डाँटते भी हैं कि आपने इतना टाइम कहाँ लगाया। अब क्योंकि ये एक तरीके से शौक हो गया और मुझे भी सुनाने में मज़ा आने लगा। और अभी भी जो चैनल है, कुछ पे कोई खास ऐसे व्यू आ नहीं रहे हैं। 100-150 व्यू, 500 व्यू। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसपे 5000 व्यू बमुश्किल पहुँचे थे। लेकिन जो भी यूट्यूबर हैं और जो भी क्राइम रिपोर्टर हैं, क्योंकि हमारा जो जितने भी हम अखबार वाले हैं, सबका हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर करीब 500 पत्रकार हैं साथी। मैं कोशिश करूँगा वो अखबार अपना आपको दिखाने की, आप उसको भी पढ़ें, देखें। तो उन सबका यही कहना है कि आप यूट्यूब पर कितनी भी वीडियो डाल लो और जल्दी से वो वायरल होती नहीं है। और जब भी वीडियो वायरल होती है और चैनल उठता है, तो जो वीडियो आपने पहले डाली हुई होती है, भले ही वो 100 हो, 200 हो, 1000 हो, फिर लोग उनको भी देखते हैं और जिन पर व्यू अभी नहीं आ रहे हैं, उन पर व्यू उस वक्त आएँगे जब आप वायरल हो जाओगे या आपका चैनल वायरल हो जाएगा। अब क्योंकि उनका मानना ये है कि जितनी भी वीडियो अभी आप डाल रहे हैं, ये सारा एक तरीके से आपका स्टॉक है और जब भी वायरल होगा तब ये सारी वीडियो चलेंगी और वीडियो आपका वायरल होगा। दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है राजस्थान के उदयपुर से। वहाँ पर एक नदी है और नदी के नीचे कुछ राहगीर जा रहे होते हैं। उनकी नज़र पड़ती है एक कार पर जो पलटी हुई पड़ी है। पास जाकर वो थोड़ी तहकीक करते हैं तो जाकर देखते हैं कि एक महिला की लाश कार से थोड़ी दूरी पर पड़ी है, जिसका खून से लथपथ है और जिससे लग रहा है कि सर पर कोई भारी चोट है। पुलिस को सूचना दी जाती है।
आनन फानन में पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम वहाँ पर देखती है कि कार के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, ना ही कोई ऐसा डेंट है, क्योंकि जो भी कार पलटेगी तो या तो कोई बड़ी गाड़ी उसको हिट करेगी, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि वो कहीं से रपट जाए, मतलब किसी ऊंचाई से नीचे गिरे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ नहीं थी। कार का कोई शीशा, कोई भी ग्लास नहीं टूटा था, कोई ब्रेक नहीं हुआ था, कोई इस पर ऐसा स्क्रैच नहीं था, जिससे फॉरेंसिक टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसको कुछ आदमियों ने ही धक्का देकर पलटा है। अब जो लाश है पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी पुलिस। ये कहानी थी 3 फरवरी 2019 की। 4 फरवरी 2019 को एक महिला पुलिस स्टेशन आती है और वो बताती है कि उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है रिचा, और वो करीब 24 घंटे हो चुके हैं, वो नहीं आई, वो कहीं गायब है और फ़ोन भी उसका बंद आ रहा है। अब क्योंकि जो कार पलटी हुई पुलिस को मिलती है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका एड्रेस निकल जाता है, तो पहचान में इतनी दिक्कत होती नहीं है। तो एक टीम जो उस एड्रेस पर जाने वाली थी, उससे पहले ही ये महिला चारुलता वहाँ पहुँच जाती है और वो अब ये सारी कहानी पुलिस को बता ही रही होती है। तो पुलिस उसको हादसे के बारे में बताती है कि रात इस तरीके से कार पलटी हुई मिली है, आप एक काम करो, हॉस्पिटल जाकर उस लाश को देख लो। अब ये सुनते ही जो महिला थी जिसका नाम चारुलता था, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, रात वो बिल्कुल ठीक ठाक निकली, आप मुझे कहाँ वहाँ लेकर जा रहे हो, आप मेरी बहन को ढूंढो। लेकिन पुलिस उसको फिर गाड़ी का नंबर बताती है, और जिससे साफ हो जाता है कि वो जो लाश है वो उसकी बहन रिचा की है। खैर वो अस्पताल जाकर इसकी तहकीक करती हैं और पहचान हो जाती है। उसके बाद फिर पुलिस बॉडी इनको सौंपती है, और जो क्रियाक्रम है वो पूरी तरह से पूरे धर्म के अनुसार किया जाता है, और पुलिस ये नोट करती है कि वहाँ पर कौन कौन आया। उसके बाद उनकी बहन को, जिनका नाम चारुलता था, पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे पता करा जाता है कि आप हमें बताइए कि उनके ज़िंदगी के बारे में। तो बताती हैं कि उन्होंने शादी करी थी, पहली शादी उनकी 2008 में हुई थी, और 4 साल बाद कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं और उनकी पति से वो पहले उनसे जो पति थे उनसे डिवोर्स ले लेती हैं। लेकिन इसी बीच उनको एक लड़की हो चुकी थी। अब क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, जो उनके पिता थे काफ़ी अमीर थे, एक भाई था और एक ये बहन थी, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर वो जो माँ बाप है उन पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए, रही इस बेटी की बात तो इसको हम अपने पास रख लेंगे। तो जो रिचा है, मुंबई में एक लड़के से उनका रिलेशन बनता है, जो भी वो भी पहले शादीशुदा था, और उसकी जो पत्नी है उसको लास्ट स्टेज का कैंसर है, और वो अस्पताल के अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, जिसका डॉक्टरों ने बिल्कुल एक तरीके से जवाब दे दिया है, और उन्होंने बोल रखा है कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है और बीमारी जो है हाथों से बाहर है। तो रिचा को वो सारी बातें बताता है कि मेरी पत्नी अस्पताल में है, और रिचा रिचा ये बताती है कि मेरा भी डिवोर्स हो चुका है और मेरी 12 साल की लड़की है, लेकिन दोनों आपसी सहमति से शादी कर लेते हैं, जिसमें ये शर्त रखी जाती है। जो उसका दूसरा पति था वो ये कहता है कि जब तक ये मेरी पत्नी जिंदा है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया है, तब तक मैं ज़्यादा टाइम इसी को दूंगा, जो भी इसकी तीमारदारी है मैं पूरी तरीके से करूँगा, और तुम ये शिकायत नहीं करोगी कि मैं आपको कम समय दे रहा हूँ। और रिचा बोलती है कि मेरी 12 साल की लड़की है, जिसको हम बाद में साथ में रखेंगे, उसकी शादी करेंगे, जो भी है। तो दोनों राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो शक करती है सबसे पहले पति पर किया जाता है। उसकी जीरो इन होती है, मोबाइल डाटा, कॉल हिस्ट्री, सारी चीज़ चेक करी जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब से इनका डिवोर्स हुआ है, जब से दोनों के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा संपर्क नहीं है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे इन दोनों की बातें इधर से उधर हों। उसके बाद फिर दूसरे पति पर शक किया जाता है, उसको भी कोई ऐसा सबूत पुलिस को नहीं मिलता, और फिर पुलिस को ये भी लगता है कि अगर उसको हत्या करनी होती तो मुंबई में करता, और फिर यहाँ उदयपुर में आकर ऐसा वो क्यों करेगा। उसके बाद फिर पुलिस को पता चलता है कि जब रिचा का डिवोर्स होता है पहली शादी में, तो जो उनके पिता है उनको लगता है कि मेरी बेटी एक डिवोर्सी हो चुकी है और उसका खर्चा पानी कहाँ से चलेगा। तो वो एक अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा अपनी बेटी रिचा के नाम कर देते हैं, जिससे जो उनका इकलौता भाई था उसको इस बात से बहुत ऐतराज़ होता है, और वो इस चीज़ को कहता भी है। तो पुलिस को लगता है कहीं भाई ने बहन की हत्या ना कर दी हो, और वो उस पर भी शक करते हैं, उसको भी जीरो इन करते हैं, पूरी चेकिंग होती है, जो उसके मोबाइल वगैरह है, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जाते हैं, लेकिन कहीं से ऐसा कोई सबूत वहाँ पर भी नहीं मिलता। ले देकर जो पहला पति था, दूसरा पति था और उसका भाई था, और किसी के साथ कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई संपत्ति का फिर विवाद ही बचा कुछ। अब पुलिस फिर डेड एंड पर आ जाती है, पुलिस को लगता है फिर हत्या करी किसने। अब इसी बीच जो फोरेंसिक टीम थी उसका जो ध्यान पुलिस को दिलाती है कि वहाँ पर जब वो कार पलटी हुई मिली थी और जहाँ पर महिला की लाश मिली थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जैसे सिंदूर है, नींबू है, मिर्च है, बाल है, कुछ हड्डियाँ हैं,
जो एक तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रही है। अब पुलिस को लगता है कि चलो थोड़ा तंत्र मंत्र की तरफ भी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि उस इलाके में ये जादू टोने का बहुत महत्व है। अब पुलिस इसका जीरो इन करती है कि ऋचा किसी तंत्र मंत्र ऐसे तांत्रिक के संपर्क में तो नहीं थी। तो जो उसका अंतिम संस्कार किया था उसमें पता लगाया जाता है कि कोई ऐसा तांत्रिक आया हो। तो पता चलता है एक बाबा है जिनका नाम है प्रदीप, और वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत सारे उनके भक्त हैं। अब प्रदीप जी को बुलाया जाता है तांत्रिक को, और उनसे पता करा जाता है कि तुम्हारे और उसके बीच क्या रिश्ता था। तो वो बताते हैं कि वो हमारी शिष्य थी और हम उनके गुरु थे, और वो कोई भी काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। सारे काम सबकी वो मुझसे इजाज़त लेती थी, और उसके बाद ही वो जो भी उनका काम था आगे बढ़ता था। और पुलिस उनसे पता करती है कि आपको किसी पर शक है, आपकी शिष्य को किसी ने मारा हो, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं बता पाते। उसके बाद पुलिस की एक हाई लेवल मीटिंग होती है, और वो उसमें सारी चीज़ें देखते हैं कि पहला पति को भी क्लीन चिट मिल गई है, दूसरे को मिल गई है, भाई को मिल गई है, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। एक ले देकर जो कुछ तंत्र विद्या की कोई सामग्री वहाँ पर मिली थी, बस वही है। और घूम फिर कर फिर जो पुलिस का की जो सुई है शक की, वो फिर बाबा तांत्रिक पर ही आती है, जो प्रदीप है। अब उनको लगता है कि हो ना हो इसके अंदर तंत्र मंत्र का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और जो बाबा प्रदीप है वो मना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो सामग्री मिली है, और वो बता भी रहे हैं, उन्होंने ये कबूल भी करा है कि वो उनकी शिष्या थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत मिल नहीं रहा है। और जो चारुलता ने बताया था, जो ऋचा की बहन थी, उनकी बेटी से पुलिस पूछताछ करती है, जो 12 साल की है। तो बताती हैं कि हम घर पे सब आराम से सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच मम्मी को कोई फ़ोन आता है, और वो कहती है कि मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगी, और वो ये कहकर यहाँ से चली गई। अब पुलिस ये चेक करती है कि फ़ोन किसी ने किया है। अब सब चीज़ इकट्ठी करने के बाद फिर जो प्रदीप बाबा है उनको बुलाया जाता है, और पुलिस अंधेरे में तीर मारती है, और उनको ऐसे ही बोलती है कि देखो हमें सब कुछ पता चल चुका है। जब ऋचा कार से आपकी तरफ आ रही थी उस मौका वारदात पर, क्राइम स्पॉट पर, तो हमने सीसीटीवी में देखा कि वो अकेली है। लेकिन उस स्पॉट पर तुम किसी भी रास्ते से पहुंचे हैं, वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज थे, और तुम्हारा भी उसके अंदर वीडियो आ गया। और दूसरा जो लास्ट कॉल जो फ़ोन आया है, वो तुम्हारी उससे पहले कितनी बातचीत होती थी, और जो तुमने जिस चीज़ से उसके सर पर वार करा है, जो पत्थर है, उस पर उंगलियों के निशान मिले हैं, और कई सारी ऐसी मौजूदगी हैं। अब इससे पहले कि हम अपनी शक्ति से तुम्हें पूछताछ करें, आपके लिए भला इसी में है कि आप सब कुछ सच-सच बता दो, नहीं तो फिर तुम्हें जो हमारा एक प्रोसेस है, उससे गुज़रना पड़ेगा, और तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होगी। अब यहाँ पर प्रदीप डर जाता है, और उसको लगता है सारी पोल खुल चुकी है, और वो इस बात को कबूल करता है कि ऋचा की हत्या उसी ने की है। अब यहाँ पर पुलिस कहती है कि बताओ तुमने कैसे करी है और ऐसा क्या कारण था? तो बताता है कि जहाँ पर ऋचा की लड़की पढ़ती है, जो 12 साल की है, उस स्कूल का मालिक है जिसका नाम है भूपेंद्र। भूपेंद्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, और उसका स्कूल कुछ घाटे में, लॉस में चल रहा था। उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और उसको पता लगता है कि जो हमारे यहाँ एक लड़की है 12 साल की, इसके जो माता-पिता हैं काफ़ी मालदार हैं, और जो उसका परिवार है नाना-नानी, क्योंकि जो पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती हैं, उसमें थोड़ी जाँच हो जाती है आदमी की। तो वो भूपेंद्र ऋचा से आके मिलता है, जो स्कूल का मालिक था, और वो बताता है कि मेरा स्कूल ऐसे घाटे में चल रहा है और मुझे कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ फंड का अरेंजमेंट हो जाए। और कुल मिलाकर वो 30 लाख रुपए ऋचा से ब्याज पर ले लेता है। अब ऋचा के पास पैसे की कमी थी नहीं, बाप ने उसके पिता ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी, फिर पहला डिवोर्स हुआ था, वहाँ से भी कुछ मिला था। तो वो 30 लाख रुपए कैश उसको देती है, और अब वहाँ से ब्याज आना शुरू हो जाता है। ब्याज ठीक-ठाक आता रहता है, लेकिन यहाँ भूपेंद्र का जो आर्थिक स्थिति और बिगड़ती रहती है, और वो परेशान होता है, क्योंकि पहले से स्कूल के इतने खर्चे थे, और अब ऊपर से उसको जो ब्याज दे रहा था 30 लाख रुपए का, वो उसको भारी लगने लगता है। अब वो कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग लगाने लगता है, कोई ऐसी तिगड़म या कोई ऐसी ऐसी कोई साजिश बने, जिससे ऋचा इसे ये 30 के 30 लाख उसको माफ़ कर दे, और उसको वो देने ना पड़े। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के 30 लाख रुपए हैं, या कोई भी रकम है, और वो उस चीज़ को भूल जाए और उसको ना दे? तो यहाँ पर वो तांत्रिक का सहारा लेता है। तो ये भूपेंद्र का दोस्त था, ये तांत्रिक प्रदीप। तो प्रदीप को बुलाता है, और उसको बताता है कि यार बड़ी दिक्कत हो रही है, पहले से इतने खर्चे थे, स्कूल ठीक चल नहीं रहा है, और 30 लाख रुपए मैं ऋचा को जो ब्याज दे रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाता है, बल्कि उसके लिए भी मुझे दूसरों से कर्जा लेना पड़ता है, और वो भी मैं पैसे ब्याज पे लेता हूँ, अब मुझे उसका भी ब्याज देना पड़ता है। और तुम कुछ ऐसा करो अपनी तंत्र विद्या से, जिससे ऋचा ये पैसे मुझ पे माफ़ कर दे। अब खैर दोनों हम उम्र हैं, दोनों दोस्त थे, तो प्रदीप कहता है कि ठीक है चलो, मैं कुछ तिगड़ा इसके लिए बढ़ाता हूँ। अब अगले दिन से ही प्रदीप क्या करता है, कुछ हड्डियाँ लेता है, और ऋचा के घर फेंकनी शुरू कर देता है। जो उसके चेले चपाटे बहुत सारे ऐसे होते हैं, वहाँ पर वो भिखवानी शुरू कर देता है। किसी दिन नींबू हरी मिर्च डाल दी, किसी दिन नारियल फेंक दिया, किसी दिन बाल फेंक दिए, किसी दिन इंसानी या कोई जानवर की हड्डी फेंक दी। इस तरीके से
अब ऋचा परेशान रहने लगती है। अब उसके घर पर हड्डियाँ होती तो थी सब जानवरों की, लेकिन उसको लगता था कहीं कि ये इंसान की ना हो, और उसको लगता था कि कोई तेरे ऊपर जादू टोना करा रहा है, और वो बड़े परेशान रहने लगती है। अब यहाँ पर क्योंकि भूपेंद्र ये सब कुछ करा रहा था, जो स्कूल का मालिक था, अब वो उसको पेरेंट्स मीटिंग में बुलाता है, और कई बार मिलता भी था उसको ब्याज देने के बहाने, और वो सारी चीज़, और वो उसको ये यकीन दिलाता था कि देखो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, और फिर मेरे जानने वाले थे प्रदीप बाबा, मैंने उनसे कहा, उन्होंने ठीक कर दी। क्योंकि उसका एक उसने पूरी एक प्लॉट बनाया था, एक तरीके से एक पूरी फिल्म उसने तैयार कर ही रखी। और वो बताता कि मेरी जो ऐसे रिलेशन में बहुत सारे हैं जिनकी प्रॉब्लम तांत्रिक प्रदीप जी ने ठीक की है। अब क्योंकि ये तो पहले से ही परेशान थी, उसके घर में हड्डियाँ मिल रही थी और बाल और सारी चीज़ें मिल रही थी। अब वो फ़ौरन कहती है कि देखो अ, मैं भी बड़ी परेशान हूँ, और तुम मेहरबानी करके प्रदीप तांत्रिक जी से मुझे भी मिला दो। अब भूपेंद्र इसी चीज़ के इंतजार में था, और इसी चीज़ के लिए सारी जो क्रियाकलाप हो ही रहा था। प्रदीप जी को बुलाया जाता है और ऋचा से मिलवाया जाता है। अब प्रदीप ऋचा के घर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जो उनका हवन पूजन तंत्र मंत्र और जो भी जाप है वो करते हैं, और पूरी वहाँ पर इस तरीके से वो एक फ़िल्म बना देते हैं, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जाओ बच्चा, आज के बाद तुम्हारे घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आज के बाद तुम्हारे घर में कोई भी हड्डी या कोई भी ऐसी सिंदूर वगैरह कोई डाल दे, और अगर कोई डालेगा तो वो खुद भस्म हो जाए। अब ऋचा को इस बात का यकीन तो होता नहीं, वो कहती चलो ठीक है। लेकिन अगले ही दिन करिश्माई तौर पर वहाँ पर वो सारी चीज़ें डलनी बंद हो जाती हैं। अब ये बड़ी अजीब चीज़ होती है, जिससे ऋचा एकदम इम्प्रेस हो जाती है, और उसको लगता है बाबा तो बहुत काम के हैं, जिससे मैं दिमागी तौर पर इतना परेशान हो रही थी, टॉर्चर हो रही थी, और उन्होंने एक ही बार पूजा पाठ की, और उससे ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब वो उनको पैसे देती है, और अब भूपेंद्र जो स्कूल का मालिक है वो तो एक तरीके से पीछे हो जाता है। अब प्रदीप और ऋचा की अच्छी खासी एक गुरु शिष्य वाला रिलेशन शुरू हो जाता है। अब वो कोई भी काम करती तो प्रदीप से पूछती थी, और हर तरह का मशवरा प्रदीप से लेती थी, और एक अच्छी शिष्य की तरह उनके साथ उसका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब उसको ये लगने लगता है कि प्रदीप बहुत असरदार और बहुत मजबूत, जाने माने और एक पहुँचे हुए तांत्रिक हैं। अब ये मेरा कोई भी काम कर सकते हैं। अब एक दिन वो प्रदीप को बुलाती है, और उनसे कहती है कि जो मेरी दूसरी शादी हुई है, और जो उनकी पहली पत्नी है, उसको कैंसर है जो लास्ट स्टेज पर है, और मेरे पति पूरा दिन उनके तीमारदारी में लगे रहते हैं, और वो मुझे वक्त नहीं देते। और तुम कुछ ऐसा करो और जल्दी से उसकी मौत हो जाए, और कोई ऐसा हवन दोबारा से तुम ऐसी तंत्र विद्या करो। अब प्रदीप कहता है ठीक है, ये हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब वो फिर से उसके घर जाता है, और फिर दोबारा वही अपने तंत्र मंत्र का जो भी उसका था सब चीज़ करता है। लेकिन उसको इस बात का पता था कि इससे होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हकीकत में वो उसको पता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर उसको ऋचा खुद ही ये बताती है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और उसकी कभी भी मौत हो सकती है, लेकिन वो मर नहीं रही। अब इसी चीज़ का जो प्रदीप आंतरिक है फ़ायदा उठाता है, और वो उसको बोलता है कि देखो मैंने हवन कर दिया है। अब जो है उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई। अब हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं। अब चूँकि कई बार आपने भी देखा होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीने तक उनके पास टाइम है, आप जितने भी इनकी सेवा कर सकते हो अपने घर पर ले जाकर कर लो। इसी तरीके से डॉक्टरों ने उनका भी जवाब दे रखा था कि इनको इतने महीने का टाइम है, और इतने महीने में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु से पहले जो भी कैंसर का मरीज़ होता है, उसका स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरता रहता है, और उसी तरीके से उसमें कमज़ोरी आती रहती है, और जो उसकी चेहरे की बनावट है वो बदल जाती है, वो बहुत तकलीफ़ से गुज़रता है। और मौत देखो किसी की भी हो, बहुत तकलीफ़दायक होती है। और एक आदमी जिसको खुद पता है कि मुझे ब्लड कैंसर है, उसकी तो एक मानसिक स्थिति भी इतनी, आप सोच ही सकते हो कि कितनी खराब होती होगी। तो प्रदीप को पता था कि कभी ना कभी तो मरनी है ही, जब तक मुझे इसको ऋचा को टरकाना है एक तरीके से। अब वो बार-बार हफ्ते में, 15 दिन में हवन करता रहता है, और उससे अपना पैसे भी मिलते रहते हैं, और कहता है कि तुम देखो अपने पति से पता करना, और वो ये बताएगा कि देखो उसकी तबीयत और खराब हो रही है। अब ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि तबीयत तो उसकी खराब होनी ही है, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो वो अपने पति से पता करती, और वो पति बताता था कि हाँ, उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है, और वो बड़ी खुश होती, और फिर प्रदीप को बुलाती, फिर उसको पैसे देती, फिर वो तंत्र-मंत्र का सब चीज़ कराती। अब यहाँ पर एक तरीके से प्रदीप की दुकान बड़ी अच्छी चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक जो गरीब है, उनके तंत्र मंत्र करना, और एक जो बड़ा आदमी है, उसका तंत्र मंत्र करने में फीस का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो अच्छा खासा मोटा पैसा वो ऋचा से वसूलता रहता है, और एक दिन उसकी जो सौतन थी, उसकी मौत हो जाती है, जो कि नॉर्मली होनी ही थी, क्योंकि वो बेचारी पहले ही ब्लड कैंसर से लड़ रही है। अब यहाँ पर ऋचा एकदम बहुत खुश होती है, और वो बहुत सारे पैसे प्रदीप को देती है, और एक तरीके से वो कहते हैं ना अंधभक्त हो जाती है। अब उसको लगता है कि बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, और इन्होंने तो जो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी उसका भी समाधान निकाल दिया। अब वो उनकी बहुत बड़ी मुरीद हो जाती है। अब ऋचा को ये लगता है कि अब जो भी है प्रदीप बाबा है, और उनके अलावा और कोई नहीं। अब उसका पति उसको टाइम देने लगता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक आइडिया फिर से उसके दिमाग में आता है ऋचा के, और वो फिर प्रदीप को बुलाती है, और प्रदीप बाबा से फिर वो कहती है कि देखो जो भूपेंद्र है,
जो मुझसे पैसे लेकर गया था, जिसने मुझे मिलवाया है, और उसका स्कूल बहुत अच्छा है और काफ़ी सारी उसके ऊपर प्रॉपर्टी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो वो 30 लाख का मुझे ब्याज देता है, तुम उसकी तंत्र मंत्र से कुछ ऐसी हालत उसकी कर दो, जो वो मुझे ब्याज ना दे पाए। और जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है एक तरीके से उस पे बढ़ता चला जाएगा, फिर वो मुझसे और पैसे माँगेगा, मैं उसको वो भी दे दूँगी। और उसके बाद जो उसका स्कूल है या उसकी प्रॉपर्टी है, वो सब मैं कब्ज़ा लूँगी और उस स्कूल की मालकिन मैं खुद बन जाऊँगी, और भूपेंद्र एक तरीके से चक्कर से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर वो ये भूल जाती है कि वो तुम्हारा गुरु बनने से पहले भूपेंद्र का दोस्त है। यहाँ पर ये एक तरीके से उससे गलती ही होती है, और प्रदीप को बड़ा अजीब लगता है, और वो उसको 1 लाख रुपए इस चीज़ के देती है कि तुम दोबारा से अपना तंत्र मंत्र का घर में करो, और भूपेंद्र की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होनी चाहिए, वो मेरे पैसे दे ना पाए, जिससे उसका स्कूल मैं अपने नाम करा। अब प्रदीप क्योंकि पहले से ही वो भूपेंद्र का दोस्त था, वो भूपेंद्र के पास जाकर सारी बात बता देता है। अब भूपेंद्र को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैंने तो पहले ही मैं इतना परेशान हूँ, और उस परेशानी से निजात पाने के ही लिए उसने तांत्रिक को ये सारी फिल्में हड्डियाँ फेंकना उसके घर पे और सारी चीज़ बनाई हैं। और यहाँ पर एक उल्टा ही मामला चल रहा है, जिसके पास इतना सारा पैसा पहले से है, जिसने खुद ब्याज पर दे रखा है, उसकी मतलब लालच इतना ज़्यादा उसका बढ़ रहा है कि वो जिसका पैसा है वो चाहती है वो दे ना पाए और उसका स्कूल वो कब्जा ले। अब यहाँ पर भूपेंद्र कहता है कि यार देखो, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम एक काम करो, उसने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, 3 लाख रुपए दूंगा, तुम एक काम करो, ऋचा को ही कुछ ऐसा कर दो कि वो या तो मुझसे पैसे ना मांग पाए, या फिर उसका कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाए। अब प्रदीप यहाँ पर जितने भी जो फ्रॉड तांत्रिक होते हैं, उनको ये अच्छी तरीके से पता होता है कि वो जो भी कुछ करेंगे उसमें ऐसा कुछ असर होगा नहीं, और इसीलिए वो फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिससे हाथ पे लगेंगे तो उससे धुआं निकल जाएगा, या किसी सरिये पे वो हाथ लगेंगे तो सरिया वो मुड़ जाएगा, या कोई ऐसी गैस होती है जिससे एकदम कोई जो उनका बर्तन है या गिलास है वो फूट जाएगा, या दूर से कोई उसके अंदर जो एयर गन वाली उससे छर्रा मार देता है और वो ऐसे ताली बजाते हैं और वो फूट जाता है। बहुत सारी उनके पास ऐसे ट्रिक होते हैं जादू वाले, क्योंकि जिससे सामने वाले को ये भरोसा हो जाता है कि यार वाकई में इन्होंने तो बिल्कुल ये चीज़ चमत्कार कर दिया है, जो हंडिया है वो उड़ने लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, और कुछ ऐसे उनके पास ट्रिक होते हैं। अब तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो आती हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखो, ये जादू नहीं है, ये ट्रिक है। अब प्रदीप को ये पता चलता है कि भाई देखो, ऐसे तो ऋचा का कुछ हो नहीं सकता, तो भूपेंद्र से बोलता है देखो, इससे तंत्र मंत्र से ऐसा कुछ खास हो नहीं पाएगा, और हमें उससे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब दोनों उसका प्लान बनाते हैं मर्डर करने का। वो कहते हैं कि तुम जब ऋचा ही नहीं रहेगी तो फिर किसको पता है मुझ पे उसके पैसे हैं, घर वाले खुद ही दुखी हो जाएंगे, और ये 30 लाख का पंगा है खत्म हो जाएगा, नहीं मुझे 30 लाख देने पड़ेंगे, नहीं उसका ब्याज देना पड़ेगा, और जो ये प्रॉब्लम है 30 लाख मिलकर जो मेरी आर्थिक स्थिति है, वो ठीक हो जाएगी। तो अब वो प्रदीप को बोलता है कि देखो, तुम उसकी हत्या ही कर दो। अब प्रदीप को इस बात का पता था पूजा पाठ से तो हत्या होगी नहीं, और वो प्लान बनाता है। रात को वो ऋचा को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम इस जगह पर आ जाइए, और किसी को बताना मत, फ़ोन मत लाना, और अगर तुमने किसी को बता दिया तुम यहाँ पर आई हो या कि मैंने तुम्हें बुलाया है, तो जो भी तंत्र मंत्र की शक्तियाँ हैं, जो आत्माएँ हैं, जो भी एक अंदरूनी शक्ति होती है, वो बहुत नाराज़ हो जाएगी, और वो हम दोनों को मार भी सकती है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। क्योंकि आजकल आदमी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता, एक अंधविश्वास ही है जिस पर विश्वास करता है। अब ऋचा अपने घर बिना बताए वो कहाँ जा रही है, वो अपने वहाँ से गाड़ी उठाती है, खुद ही ड्राइव करती है, और वो जहाँ पर वो क्राइम हुआ था वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो प्रदीप था बाबा, वो एक आदमी को लेकर आता है जिसका नाम होता है कृष्ण। उसको वो झाड़ियों में छुपा देता है, और ऋचा को एक पत्थर पर बिठाता है, और उससे कहता है कि देखो, मैं जो भी मंत्र है मैं उनका जाप करूँगा, और जब तक तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है, अगर तुमने अपनी आंखें खोल दी तो वो शक्तियाँ बुरा मान जाएंगी और वो हम दोनों को भस्म कर देंगी। तो कितनी भी आहट हो, कोई भी कोई चीखे चिल्लाए, कुछ भी हो, तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है, और मैं यहाँ पर जाप कर रहा हूँ। और जो भूपेंद्र है, ये सारा जाप उसी के लिए था, क्योंकि उसके लिए भी एक जाप करना है, क्योंकि जो भूपेंद्र के जो पैसे ना दे पाए। अब इसी के लिए ऋचा वहाँ पर जाती है कि अब जो भूपेंद्र पैसे दे नहीं पाएगा और उसका स्कूल मेरे नाम हो जाएगा, और बाबा अपना जाप आप शुरू कर दीजिए, और मैं आँख बंद करके पत्थर पर बैठती हूँ। अब रात हो रही होती है, अब ऋचा पत्थर पर बैठती है, और पीछे से कृष्ण एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और ऋचा के सिर पर पूरी ताकत के साथ मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद फिर वे दोनों मिलकर कार को पलटते हैं और वहाँ से वो खिसक जाते हैं। उसके बाद फिर आपको मैंने बताई कि किस तरीके से सुबह को कुछ राहगीर देखते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। अब ये दोनों अपने घर जाते हैं, और जाने के बाद सुबह को जो ऋचा की बहन थी चारुलता, उससे जाकर मिलते हैं भूपेंद्र भी, जो स्कूल का मालिक था, और ये प्रदीप भी, और जाकर उसको बताते हैं कि देखो, तुम पुलिस में एफआईआर ये मत करना कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट का अगर मामला रहेगा तो जो चारू ने ऋचा ने इतनी सारी पॉलिसी करा रखी है एक्सीडेंट की, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं, तो उसका पैसा तुम्हें नहीं मिल पाएगा अगर हत्या हुई, और अगर एक्सीडेंट हुआ तो सारी पॉलिसी तुम्हें मिल जाएंगी और बहुत सारे पैसे तुम्हें मिलेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो उसकी बहन थी चारुलता, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, दोनों बहनों के पास पहले उनके पिता ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी दे रखी थी। वो कहती, वो इस चीज़ को मानती नहीं है और उसको लगता है कि जिसने भी हत्या की है मुझे उसका चेहरा देखना है और उसको उसकी सही जगह सलाखों के पीछे वो पहुँचना चाहिए, और वो जाकर पुलिस में एफआईआर कर देती है। इस तरीके से ये दोनों भूपेंद्र और कृष्णा, प्रदीप, तीनों को पुलिस अरेस्ट करती है और इनको केस चलता है, चार्जशीट दाखिल होती है और इनको उम्र कैद की सज़ा तीनों को दी जाती है। तो मोरल ऑफ स्टोरी जो है, कहानी का जो पूरा निचोड़ था वो ये था कि एक महिला है ऋचा, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका लालच इतना बढ़ रहा है कि जिसको उसने खुद ब्याज में पैसे दिए हुए हैं वो चाहती है कि उसका स्कूल भी वो खुद ही हड़प ले। और यहाँ पर भूपेंद्र को अगर आप देखोगे तो उसको लग रहा है कि जिससे उसने पैसे लिए हैं उसको वो देने ही ना पड़े। और जो प्रदीप तांत्रिक है वो दोनों तरफ से पैसे कमा रहा है, वो प्रदीप से भी पैसे ले रहा है, ऋचा से भी पैसे ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भूपेंद्र था उसको शायद अगर वो दिमाग लगाता तो उसको ये हत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस वक्त जो उसकी शौकन थी, जो उसके दूसरे पति की पत्नी थी, जब उसकी मौत हुई थी वो चाहता, क्योंकि उसको पता था कि प्रदीप ने तंत्र मंत्र का उसको ज्ञान दे ही रखा कि उसकी वजह से मैंने उसको मारी है, तो वो उसी पर उसको ब्लैकमेल कर सकता था और वो कह सकता था कि मुझे पता चल गया है, प्रदीप ने मुझे बता दिया है कि तुमने उसकी जो दूसरी पत्नी है उसकी हत्या कराई है, जबकि ऐसा था नहीं, हत्या उसकी नेचुरल हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो ऋचा को पूरा ये यकीन था कि बाबा ने ही उसकी हत्या करी है और वो उसी पर उसको ब्लैकमेल करता रहा। 30 लाख रुपए जाहिर सी बात है, एक हत्या के केस से तो ऋचा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो चाहता था उससे वो इस धमकी से भी वो पैसे माफ़ करवा सकता था। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ ना आकर एक मर्डर जैसा एक बड़ा क्राइम वो करता है, एक छोटी सी चीज़ पर उसके ये पैसे खत्म हो सकते थे। अब जिसके भी पैसे हों वो तो देखो मांगेगा ही, और आर्थिक स्थिति, कर्जा बढ़ता भी ऐसे ही है कि आदमी एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेता है, फिर दूसरे कर्जे को उतारने के लिए तीसरा कर्जा लेता है और वो कब इस कर्जे के दलदल में फंसता चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। और एक दिन ऐसा आता है कि अगर वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच भी दे तब भी वो कर्जा उसका खत्म होता नहीं है। खैर, अब इनको सबको उम्र कैद हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जो एक सच्ची घटना है राजस्थान की। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से, सब्सक्राइब से हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है, जो हम कहानियाँ आपके लिए लाते हैं। बहुत सारी कहानी खुद सुनते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, पढ़ते हैं और उनके अंदर फिर वो कहानी हम चाहते हैं जो जिसका क्लाइमैक्स अच्छा हो और जिसमें लगे कुछ नया है। नहीं तो क्राइम स्टोरी तो बहुत सारी ऐसी हैं, तो करीब 10 कहानी ऐसी निकालता हूँ और उसमें से एक फिर सेलेक्ट करता हूँ, फिर वो आपको लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।